आइए मेरे प्रतियोगी छात्रों, सभी का हमारे YouTube चैनल सर्वोच्च अकेडमी में स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे थे शब्द शुद्धि पर कि शब्द शुद्धि क्या होती है, और उसके बाद शब्द शुद्धि का मतलब था वर्तनी से, लेकिन हमने चर्चा की थी वाक्य शुद्धि। शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि पर चर्चा में हमने वाक्य शुद्धि को उठाया। तो वाक्य शुद्धि क्या है? वाक्य शुद्धि में जो मैंने बताया कि वाक्य के क्रम को उलट पलट लिख दिया जाता है और उसको फिर क्रम से लगाना होता है, तो उसे कहते हैं वाक्य शुद्धि। और वाक्य के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, काल आदि से संबंधित बहुत सी त्रुटियां होती हैं। उन त्रुटियों को ठीक करना होता है, तब उसे कहते हैं वाक्य शुद्धि। तो हमारा लेक्चर 2 में आपको वाक्य शुद्धि बताने जा रहा हूं। मैंने पहले लेक्चर में यहां तक चर्चा की थी कि यदि वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया दिए हुए हैं, तो उनका क्रम होगा पहले कर्ता का, फिर कर्म का, फिर क्रिया आएगी। अगर इनके साथ इनके विस्तारक भी दिए हुए हैं, यानी कर्ता के आगे कुछ शब्द जुड़ा हुआ है, कर्म के आगे कुछ शब्द जुड़ा हुआ है और क्रिया के आगे कुछ शब्द जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले कर्ता का विस्तारक, फिर कर्ता, उसके बाद कर्म का विस्तारक, फिर कर्म, उसके बाद क्रिया का विस्तारक, फिर क्रिया आएगी। दूसरा नियम ये था। तीसरा नियम था कि अगर वाक्य में विस्मयबोधक अव्यय आते हैं, विस्मयबोधक अव्यय, तो सबसे पहले उनको लिखा जाएगा। अब नियम नंबर 4 क्या कहता है? नियम नंबर 4 है आपका नियम 4। इसके तहत बताया गया है यदि वाक्य में दो कर्म एक साथ दिए हुए हैं, यदि वाक्य में दो कर्म एक साथ दिए हों, तो सबसे पहले गौण कर्म, उसके बाद मुख्य कर्म लिखा जाएगा। जैसे अगर वाक्य में दो कर्म एक साथ दिए हों, तो सबसे पहले गौण कर्म, उसके बाद मुख्य कर्म लिखा जाएगा। ये नियम है। जैसे राधा ने चारा गाय को खिलाया। राधा ने चारा गाय को खिलाया, इसको हमें शुद्ध करना है। तो ये कैसा है? अशुद्ध वाक्य है। नियम हमारा कहता है कि यदि वाक्य में दो कर्म दिए हैं, एक तो चारा कर्म है, एक गाय कर्म है, तो नियम कहता है कि वाक्य में दो कर्म एक साथ दिए हों, तो सबसे पहले गौण कर्म, उसके बाद मुख्य कर्म लिखा जाएगा। तो इसमें मुख्य कर्म क्या है और गौण कर्म क्या है? मुख्य कर्म है इसमें चारा और गौण कर्म है गाय। इसकी पहचान ये है
मुख्य कर्म कैसा होगा? मुख्य कर्म होता है पहले गौड़, यानी गौड़ कर्म निर्जीव होगा और मुख्य कर्म सजीव होगा। ये पहचानना है कि मुख्य कर्म जो है आपका कैसा होता है? मुख्य कर्म सजीव होता है। सजीव तो शुद्ध वाक्य बनाएंगे तो ये होगा राधा ने गाय को चारा खिलाया। ये आपका शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। इसमें गाय क्या है? गौड़ कर्म है। गाय गौड़ कर्म है। पहले गौड़ कर्म आया है और यहां पर चारा क्या है? मुख्य कर्म। मुख्य कर्म, यही बात बताई गई है कि पहले गौड़ कर्म उसके बाद मुख्य कर्म है। ये नियम कहता है। तो ये शुद्धिकरण है। अब नियम नंबर अगला है। नियम नंबर अगला क्या कहता है उस पर चर्चा करते हैं। नियम 5वां क्या है? देखिए, इन सभी नियमों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसी के तहत वाक्य शुद्धिकरण करने हैं। वाक्यों को शुद्ध करना है। तो ये हमारे 4 नियम हो गए। अब 5वां नियम क्या कह रहा है उस पर हम चर्चा करते हैं कि 5वें नियम के तहत बताया गया है नियम नंबर 5। नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 कहता है अगर वाक्य में, अगर वाक्य में, वाक्य में सजीव कर्म है, अगर वाक्य में सजीव कर्म है तो विभक्ति सहित होगा और निर्जीव कर्म है तो विभक्ति रहित होगा। अगर वाक्य में सजीव कर्म है तो विभक्ति सहित होगा और निर्जीव कर्म है तो विभक्ति रहित होगा। जैसे राम ने अखबार को पढ़ा। राम ने अखबार को पढ़ा, ये क्या है? अशुद्ध है। यहां पर अखबार निर्जीव, तो इसमें को विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ये नहीं होगा। शुद्ध हुआ राम ने अखबार पढ़ा, ये शुद्ध है। ठीक, राम ने अखबार पढ़ा, ये शुद्ध है।
तो ये हमारा नियम था पांचवा। और जैसे अगर ये है राम ने रावण मारा, तो ये रावण क्या है? सजीव है, ये अशुद्ध हो जाएगा। मैंने ये कहा है अगर वाक्य में सजीव कर्म है तो विभक्ति सहित होगा। रावण क्या है? सजीव है, तो कैसा होगा? विभक्ति सहित। इसका शुद्ध क्या हुआ? राम ने रावण को मारा, ये आपका शुद्ध होगा। तो यही बात बताई गई है। अगर सजीव कर्म है तो विभक्ति सहित, अगर निर्जीव कर्म है तो विभक्ति रहित शुद्ध माना जाएगा। ये बात नियम नंबर 5 में बताई गई है। ठीक, अब है नियम नंबर 6वां। देखिए नियम 6वां क्या कहता है, उस पर ध्यान दें। आपको सभी नियमों को बारीकी से देखना है और तब वाक्य का शुद्धिकरण करना है। अच्छा, नियम नंबर 6वां कहता है इसमें एक नोट लिखना है आपने। नोट में लिखना है, नियम नंबर 5 का एक नोट है। नोट, यदि वाक्य में बढ़ाना और बजाना क्रिया दी हो तो सदैव को विभक्ति को, तो सदैव को विभक्ति का प्रयोग होगा, चाहे कर्म सजीव हो या निर्जीव, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे राम ने झगड़ा बढ़ाया, ये अशुद्ध है, अशुद्ध है। शुद्ध होगा राम ने झगड़ा को, राम ने झगड़े को बढ़ाया, राम ने झगड़े को बढ़ाया, ये शुद्ध होगा। और जैसे राम ने ढोल बजाया, ये भी अशुद्ध है, अशुद्ध है, ये शुद्ध है। तो ये शुद्ध क्या होगा? राम ने ढोल को बजाया, ये आपका शुद्ध होगा। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्रतियोगियों, आपको इन नियमों के तहत पढ़ना है और इसी के तहत आपको आगे बढ़ना है। अगर इन नियमों का ध्यान रखते हुए आपने पढ़ा तो आपके वाक्य सभी शुद्ध जाएंगे। तो ये नियम यही कहता है
यदि वाक्य में बढ़ाना और बजाना क्रिया दी हो तो सदैव को विभक्ति का प्रयोग होगा, चाहे कर्म सजीव हो या निर्जीव हो। राम ने झगड़ा बढ़ाया तो यहाँ पर को विभक्ति, अब राम ने झगड़े को बढ़ाया। राम ने ढोल बजाया, राम ने ढोल को बजाया, ये शुद्ध है। राम ने ढोल बजाया, ये अशुद्ध है। तो यही बात इसमें बताई गई है। ये नियम नंबर 5 कंप्लीट हुए। अब नियम नंबर 6वां क्या कहता है, इस पर आपको ध्यान देना है। देखिए, नियम नंबर 6 कहता है, अगर वाक्य में उपाधि और योग्यता एक साथ दी हो, अगर वाक्य में 6वां नियम क्या कहता है, नियम नंबर 6, अगर वाक्य में उपाधि और योग्यता एक साथ दी हो तो जो उपाधि होती है वो नाम से पहले और योग्यता नाम के बाद लिखी जाती है। जैसे मैं एक वाक्य दे रहा हूं, MBBS डॉक्टर मोहन लाल एक अच्छे विद्वान है, ये वाक्य है। MBBS डॉक्टर मोहनलाल एक अच्छे विद्वान हैं। वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, ये आपको ध्यान देना है। ये वाक्य अशुद्ध है, अब अशुद्ध है तो हमें शुद्ध करना है। शुद्ध कैसे करेंगे, इसमें कहने का मतलब ये है उपाधि और योग्यता एक साथ दी हुई है। मैंने ये बताया है, अगर उपाधि और योग्यता एक साथ दी जाती है तो उपाधि पहले और योग्यता बाद में लिखी जाती है। तो यहाँ पर ये क्या है, उपाधि है। डॉक्टर की इसे उपाधि मिली है, उपाधि। और MBBS ये क्या है, ये योग्यता है। अब इसे शुद्ध करेंगे तो क्या होगा, डॉक्टर पहले लिखा जाएगा, डॉक्टर मोहनलाल, फिर उसके बाद योग्यता MBBS, ठीक, एस। डॉक्टर मोहनलाल MBBS एक अच्छे विद्वान है, एक अच्छे विद्वान है। तो आपने क्या देखा, यहां पर जो उपाधि है वो नाम से पहले और योग्यता नाम के बाद आएगी, इसे क्या कहेंगे, शुद्ध होगा। तो मित्रों, हमने इन 6 नियमों की चर्चा की। आपको इन सभी नियमों को पढ़ना है, ध्यान से देखना है और तब वाक्य शुद्धि की ओर पढ़ना है। अब इसके बाद अगले टॉपिक में आपको पदक्रम, ये हमने पदक्रम संबंधी शुद्धि थी, इसके बाद 2 नियमों के तहत और है, उसके बाद यानी पद संबंधी अशुद्धि, उस पर चर्चा करेंगे और उदाहरण देंगे। तो मित्रों, मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि सभी मित्र ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स मित्रों।